हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज हम देखने वाले हैं माइक्रोबायोलॉजी ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। ये जो टॉपिक है ये बेसिक थर्ड ईयर जूलॉजी पेपर 1 यूनिट 4 का टॉपिक है। जो माइक्रोबायोलॉजी वाला जो यूनिट है उससे रिलेटेड टॉपिक है ना। और इस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि मिल्क क्या है, मिल्क उत्पादकों की सूक्ष्म जैविकी का वर्णन कीजिए, या मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं जैसे पनीर, दूध वगैरह, इनको बनाने में कौन कौन से सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन कीजिए, ऐसे करके एग्ज़ाम में आता है ना। तो फिर वही हम देखेंगे। तो फिर क्या क्या आपको एग्ज़ाम में लिखना है वो हम देखते हैं। सबसे पहला जो है आपको इंट्रोडक्शन देना है कि आखिर मिल्क है क्या, है ना। तो फिर इंट्रोडक्शन देना है। सेकंड देखेंगे दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्रोत, आखिर किन किन स्रोतों से जो है जो सूक्ष्म जीव हैं वो मिल्क में मिलते हैं, वो हम सेकंड पॉइंट में देखेंगे। थर्ड देखेंगे दूध में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कौन कौन से सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं देखेंगे, है ना। फोर्थ देखेंगे दूध में रोगजनक जीवाणु, मतलब कौन कौन से जो बैक्टीरिया हैं जिनसे डिजीज़ उत्पन्न होता है और वो दूध में रहते हैं, उनको हम देखेंगे। फिर 5 पॉइंट देखेंगे सूक्ष्म जीव एवं दुग्ध उत्पादन। दुग्ध उत्पादन यानी कि इनमें बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो दूध से बनते हैं गाइस, जैसे पनीर, योगर्ट वगैरह, दही, ये सारा कुछ जो है हम इसमें देखेंगे। साथ ही किन किन बैक्टीरिया या किन किन सूक्ष्म जीवों के द्वारा उन प्रोडक्ट्स का निर्माण होता है वो जो है हम इसमें देखने वाले हैं, है ना। तो हमारा जो मेन टॉपिक है ये 5 पॉइंट है, और ये सारा कुछ टॉपिक जो है आपको और इंक्लूड करके लिखना है ना, ताकि सामने वाले को अच्छा लगे कि हाँ इसने बहुत सारा लिखा है, ऐसा उसको लगे, है ना। इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं लेकिन मैंने उनको छोड़ दिया है क्योंकि वो उतने इम्पॉर्टेंट मुझे नहीं लगे। और मेन एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सूक्ष्म जीव एवं उसके दुग्ध उत्पादन, है ना। और इसमें जो है पनीर को भी कई बार अलग से पूछ दिया जाता है कि पनीर का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, उसमें उसके निर्माण में जो सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है उनका वर्णन कीजिए, ऐसे अलग से करके जो है पनीर के बारे में पूछा जाता है ना। तो फिर चलिए फाइनली जो है हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जैसे कि मैंने यहाँ पे बहुत सारे कलरफुल पेन का यूज़ किया है, तो फिर आप लोग जो है हेडिंग के लिए ब्लैक पेन का यूज़ करेंगे, और जो बाकी जो लिखना होता है वो सारा कुछ आप नॉर्मल ब्लू पेन से लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो फिर बढ़ते हैं, इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। चलिए फाइनली इंट्रोडक्शन देखते हैं। दूध एवं उसके प्रोडक्ट मनुष्य के लिए सर्वोत्तम एवं पूर्ण आहार है। मतलब जो मिल्क के जो प्रोडक्ट हैं गाइस वो मनुष्यों के लिए बहुत ही लाभदायक है ना। और इसको जो है कंप्लीट आहार कहा जाता है दूध को, है ना। क्यों कहा जाता है देख लेते हैं। मिल्क में जो है सभी आवश्यक तत्व जैसे प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सभी जो है दूध में पाया जाता है, जिस कारण जो है दूध को जो है पूर्ण आहार कहा जाता है, ठीक है। मिल्क का जो पीएच वैल्यू है वो 6.8 जो है होता है। प्रोटीन्स की बात करें तो मिल्क में जो है केसिन, एल्बुमिन एंड लैक्टोग्लोब्युलिन जो है प्रोटीन पाया जाता है। इसके अलावा मिल्क में जो है पोटेशियम, कॉपर और आयोडीन, फास्फोरस जैसे एलिमेंट्स भी जो है पाए जाते हैं, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। आगे देखते हैं। माँ के दूध में जो है एक विशेष प्रकार का प्रतिरक्षी भी पाया जाता है जो नवजात शिशु की प्रतिरक्षा तंत्र को जो है स्ट्रॉन्ग करता है या रखता है ना। इसी वजह से बोला जाता है कि जो नवजात शिशु है ना, उसको जो है 6 माह तक जो है माँ का दूध ही पिया जाना, मतलब पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है ये प्रतिरक्षी पाया जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं। ये हो गया इतना इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में आपको इतना लिखना है कि दूध में क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन से एलिमेंट पाए जाते हैं, इसको कंप्लीट आहार क्यों कहा जाता है, ये सारा कुछ जो है आपको इतना इंट्रोडक्शन में लिखना है ना। सेकंड देखते हैं गाइस, मिल्क में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के स्रोत, आखिर किन किन स्रोतों से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध में जाते हैं वो जो है हम इसमें देखने वाले हैं, है ना। चलिए देखते हैं गाइस। थन, थन जहाँ से हम गाय का जो दूध निकालते हैं उसको थन कहते हैं, है ना। थन की दूध की नलिकाओं में बैक्टीरिया पहले से ही प्रेजेंट होते हैं, इस कारण दूहन के टाइम से ही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो थन होता है गाइस उसमें जो नलिकाएं होती है उनमें पहले से ही बैक्टीरिया मौजूद होते हैं। तो फिर जब हम दूध को निकालते हैं, है ना, तो फिर उसी टाइम से ही जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म मिल्क में मिल जाते हैं, प्रेजेंट हो जाते हैं। आगे देखते हैं। अन्य सोर्स की बात करें तो बाल्टी, जिस बाल्टी से हम दूध निकाल रहे हैं, है ना, और डेयरी संयंत्र, यानी कई बार मशीन से भी हम निकालते हैं दूध वगैरह, तो वो डेयरी संयंत्र है। इसके अलावा अन्य बर्तन जिसमें मिल्क को रखना है,
ये सारा कुछ जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के स्रोत होते हैं। अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है, बाल्टी वगैरह या फिर जो संयंत्र है वो साफ़ नहीं है, तो फिर वहाँ पर जो है बैक्टीरिया वगैरह मौजूद होंगे और उनमें दूध रखेंगे तो फिर वो बैक्टीरिया जो है दूध में मिल जाएगा। तो फिर ये अन्य सोर्स हैं, है ना? इसके अलावा जो दूध निकालने वाला है, उससे भी जो है कई बार मिस्टेक हो जाता है ना, सफाई का ध्यान ना रखा जाए तो फिर उसके द्वारा भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म मिल्क में आ जाते हैं, ठीक है? तो फिर ये सोर्स जो है आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है। अन्य सोर्स की बात करें तो बाल्टी वगैरह या डेयरी वगैरह, इसको कोई याद रखने की चीज़ है क्या? आप सिंपल एक बार सुनोगे तो फिर आप लिख दोगे, है ना? आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा दूध को निकालने वाला तथा उसका रख-रखाव करने वाला व्यक्ति भी जो है माइक्रो ऑर्गेनिज़म के सोर्स जो है हो सकता है ना? अगर वो सफाई का ध्यान ना दे तो। आगे देखते हैं, थर्ड देखेंगे, मिल्क में पाए जाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज़म। आखिर कौन-कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज़म दूध में पाए जाते हैं गाइस, वो हम देख लेते हैं। देखते हैं गाइस, अच्छे गुणों वाले मिल्क में, है ना, अच्छे गुणों वाले मिल्क में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, पर स्वच्छ खट्टा स्वाद विकसित होता है। यानी कि जो बैक्टीरिया जो मौजूद होता है दूध में, है ना, उसी के कारण ही जो है स्वच्छ और खट्टा स्वाद जो है विकसित होता है। यह परिवर्तन केवल स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस और लैक्टोबैसिली के द्वारा किया जाता है। यानी कि यही वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म हैं जो मिल्क में पाए जाते हैं, जिनके कारण इनका जो टेस्ट है वो खट्टा होता है। तो फिर ये तीनों बैक्टीरिया का नाम जो है आपको याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस और लैक्टोबैसिली, ठीक है? आगे देखते हैं। आगे देखते हैं गाइस, ये जो तीनों बैक्टीरिया हैं इनका नाम आपको याद रखना है, इन तीनों माइक्रो ऑर्गेनिज़म का, है ना? इनके अलावा भी जो है दूध में सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जैसे माइक्रोबैक्टीरिया पाया जाता है ना? तो फिर माइक्रोबैक्टीरिया के अंतर्गत आता है माइक्रोबैक्टीरियम लैक्टिकम, है ना? कुछ कॉलीफॉर्म्स भी पाए जाते हैं, जैसे एस्चेरिचिया कोलाई, एंटीरोबैक्टर और एरोजेनेसिस, है ना? और माइक्रोकोकाई भी पाया जाता है, जैसे कि माइक्रोकोकस लुटियस और माइक्रोकोकस वेरिएंस, ये भी जो है दूध में जो है पाए जाते हैं, है ना? लेकिन ये जो सूक्ष्मजीव हैं ये दूध के लिए अच्छे वाले सूक्ष्मजीव हैं, है ना? तो फिर इनके कारण ही जो है दूध का जो खट्टा स्वाद होता है गाइस, वो इसके द्वारा उत्पन्न होता है। तो फिर ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो है मिल्क में प्रेज़ेंट होते हैं, ठीक है? तो फिर इतना आपको याद रखना है। ये वाला जो नाम है ये थोड़ा-सा कठिन है, इसी वजह से मैंने इसको ग्रुप में डिवाइड किया है, जैसे कि माइक्रोबैक्टीरिया। तो माइक्रोबैक्टीरिया के अंतर्गत आपको एक नाम याद रखना है, माइक्रोबैक्टीरियम लैक्टिकम, है ना? कॉलीफॉर्म्स, तो फिर इसमें एस्चेरिचिया कोलाई और एक नाम और एंटीरोबैक्टर, ये याद रख लेना। फिर है माइक्रोकोकाई बैक्टीरिया या माइक्रोकोकाई जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म है, उनमें से कोई एक नाम याद रख लेना है आपको, है ना? हालाँकि कठिन है लेकिन आपको करना पड़ेगा, ठीक है? आगे बढ़ते हैं फोर्थ पॉइंट। आगे देखते हैं गाइस, फोर्थ पॉइंट, मिल्क में पैथोजेनिक टाइप के बैक्टीरिया, है ना? आखिर कौन-कौन से बैक्टीरिया दूध में मौजूद होते हैं, जिनके कारण रोग उत्पन्न होता है, वो हम देखते हैं, है ना? तो फिर देखते हैं, निम्न प्रकार से संचरण की संभावना हो सकती है, यानी कि संचरण किस प्रकार से फैलेगा, किन-किन बैक्टीरिया के द्वारा किस प्रकार से, वो हम देखेंगे, है ना? तो फिर अगर कोई संक्रमित गाय है ना? संक्रमित गाय है जिनसे दूध निकाला जाता है, तो फिर वो जो रोगजनक है वो दूध में भी जाएगा, है ना? गाय से क्योंकि निकाल रहे हैं तो फिर उस दूध को अगर कोई मानव सेवन करता है, तो फिर उस मानव में भी वो रोग संचरित होगा। उसके अलावा उस दूध को अगर कोई बछड़ा या गाय पीता है, तो फिर उसमें भी जो है वो रोग संचरित होगा। और वो कौन-कौन से रोग हैं? तो फिर क्षय रोग, ट्यूबरक्यूलोसिस जिसको हम कहते हैं, है ना? इसके अलावा ब्रुसेलोसिस संक्रमण, गर्भस्राव या जानवरों का जो रोग होता है, साथ ही स्तन शोथ, इनके जो बैक्टीरियाज़ होते हैं वो इस प्रकार से जो है संचरण होते हैं, है ना? अगर कोई गाय इन रोगों से संक्रमित है, तो फिर उसका रोगजनक दूध में जाएगा, दूध से वो मानवों को भी संक्रमित करेगा। सेकंड देखते हैं, मानव से रोगजनक, है ना? यानी कि मानव के द्वारा कौन-कौन से रोग जा सकते हैं वो देखते हैं। मानव से रोगजनक यानी कि वाहक दूध में जाएगा और दूध से जो है पुनः मानव में जाएगा। तो फिर ये जो है टाइफाइड ज्वर, डिप्थीरिया, दस्त और स्कारलेट ज्वर, तो फिर ये इनका संचरण जो है इस प्रकार से होता है। मानव से रोगजनक, तो फिर कई बार मानव दूध वगैरह निकालते हैं, है ना? तो फिर दूध निकालते समय अगर वो कुछ खाँसना या फिर किसी और के कारण दूध में मिल जाता है, तो फिर वो दूध से जो है फिर मानव में चला जाता है, तो फिर इस प्रकार से भी संचरण होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं।
तो फिर इस पॉइंट में जो है गाइस आपको इतना ही लिखना है ना। तो फिर ये रोग जो है इस प्रकार से, इनका संचरण इस प्रकार से होता है, इनका संचरण इस प्रकार से होता है। चलिए आगे देखते हैं गाइस 5 पॉइंट सूक्ष्म जीव एवं दुग्ध उत्पादन, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। तो फिर देखते हैं फर्मेंटेड मिल्क वर्षों से जो है यूज़ हो रहा है। इसको तैयार करने के लिए उपयुक्त जीवाणुवीय संवर्धन द्रव में मिलाया जाता है। जीवाणु जो है लैक्टोज का किण्वन कर लैक्टिक अम्ल को बनाते हैं। विभिन्न मिल्क प्रोडक्ट का विभिन्न मिल्क प्रोडक्ट को जो है फर्मेंटेशन से बनाते हैं या बनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण डेयरी प्रोडक्ट्स निम्नलिखित हैं। तो फिर देखिएगा इस फर्मेंटेड मिल्क का जो यूज़ है हम वर्षों से करते आ रहे हैं ना, किण्वन मिल्क, फर्मेंटेड यानी कि किण्वन, है ना, किण्वन किए हुए दूध का जो है हम वर्षों से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कि दही वगैरह बनाना, मक्खन वगैरह, घी वगैरह, ये सारा कुछ जो है किण्वन के ही द्वारा होता है ना। और इनमें जो जीवाणु होते हैं वो दूध में लैक्टोज का किण्वन करते हैं और लैक्टिक अम्ल में उसको चेंज कर देते हैं, ठीक है। और मिल्क के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो जो है फर्मेंटेशन के द्वारा ही बनाया जाता है, जैसे कि पनीर हो गया, मक्खन हो गया, ये सारा कुछ जो है किण्वन के द्वारा ही बनाया जाता है ना। अब कौन कौन से जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम देख लेते हैं। फर्स्ट है गाइस दही। दही को आखिर किस प्रकार से बनाया जाता है वो हम देख लेते हैं। मिल्क को गर्म कर जो है ठंडा कर दिया जाता है। इस दूध में जो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरियाज को जो है डालकर कर्ड को जमाया जाता है ना, इनकी दही को जमाया जाता है। दूध में उत्पन्न एसिड से जो है दूध दही में चेंज हो जाता है, जिसमें उपयुक्त खट्टापन जो है आ जाता है। आप लोग घर में भी दही वगैरह जमाते होंगे तो फिर अलग से और जो दही हम रखे रहते हैं ना, उसको जो है गर्म दूध में जो है मिलाया जाता है। एकदम गर्म दूध में नहीं मिलाया जाता, मतलब जितना आप सह सकते हैं, है ना, जितना आपका बॉडी, आपकी त्वचा सह सके उतने गर्म दूध में जो है दही को मिलाया जाता है, ठीक है। तो फिर इस प्रकार से जो है दही जो है बनाया जाता है। अगर दही में खट्टापन आ गया तो फिर दूध में अगर खट्टापन आ गया तो फिर वही दही है, ठीक है। आगे देखते हैं पनीर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। चीज़ देख लेते हैं गाइस। यह मिल्क का ही प्रोडक्ट है जिसे दही या स्प्रेटा या दूध से जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म या नमक से बनाया जाता है, यानी कि दूध में माइक्रो ऑर्गेनिज्म नमक वगैरह से बनाया जाता है। सिंपली हम लोग जो है दूध को फाड़ करके नींबू वगैरह डाल करके बनाते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे आपको लिखना है कि इसे दही या स्प्रेटा, दूध, नमक वगैरह आदि से बनाया जाता है। किण्वन से जो है चीज़ को बनाते समय, यानी कि जब इसका फर्मेंटेशन किया जाता है तब उस टाइम जो है इसमें स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टीज बैक्टीरिया या फिर स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस बैक्टीरिया का यूज़ करते हैं। यानी कि जब पनीर बनाने के लिए जब दूध का किण्वन करते हैं, उसका फर्मेंटेशन करते हैं, है ना, तब जो है उस टाइम स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस बैक्टीरिया या स्ट्रेप्टोकोकस क्रेमोरिस बैक्टीरिया को जो है डाला जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से ध्यान देना गाइस, पनीर के प्रोडक्शन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़, कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ पनीर बनाने में किया जाता है वो जो है हम इसमें देखने वाले हैं, है ना। तो फिर पनीर को जो है 3 प्रोडक्ट में बांटा जाता है, कोमल पनीर, अर्ध कोमल पनीर और कठोर पनीर, है ना। तो फिर कोमल पनीर जो सॉफ्ट चीज़ है उसको बनाने में किन किन बैक्टीरिया का यूज़ होता है वो हम देख लेते हैं। कोमल पनीर बनाने के लिए निम्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ होता है। फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टीज, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस और पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। इन सभी बैक्टीरिया का यूज़ होता है सॉफ्ट चीज़ बनाने के लिए। सॉफ्ट चीज़ यानी कि ये बहुत ही नरम होता है। आगे है गाइस अर्ध कोमल पनीर, है ना, सेमी सॉफ्ट चीज़, यानी कि ये कठोर भी रहेगा और सॉफ्ट भी रहेगा, है ना। तो फिर इसको बनाने के लिए इन सूक्ष्म जीवों की आवश्यकता होती है। फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, पेनिसिलियम रोक्योफार्टी और ब्रेवी बैक्टीरियम लिनेंट्स, है ना। तो फिर इन सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है सेमी सॉफ्ट चीज़ को बनाने के लिए। तीन नाम जो है कॉमन है, एक नाम जो है अलग से है, इसको याद करना पड़ेगा, ठीक है। आगे देखते हैं गाइस। थर्ड है कठोर पनीर, हार्ड चीज़, है ना। हार्ड यानी कि ये थोड़ा सा कठोर होगा। तो फिर कठोर पनीर में जो है छाछ नहीं होता है, छाछ जो है इसमें नहीं होता है ना, यानी कि सॉफ्ट बिल्कुल नहीं होता है ये। अगर छाछ रहेगा तो फिर थोड़ा सा वो नरम रहेगा, है ना। जैसे कि सॉफ्ट जो पनीर है उसमें थोड़ी मात्रा में छाछ होता है, ठीक है। इससे छाछ को जो है मशीनों से दबाकर जो है निकाल दिया जाता है। हार्ड चीज़ बनाने में जो है निम्न माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता होती है।
चलिए देखते हैं। फर्स्ट है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, स्ट्रेप्टोकोकस क्रीमोरिस, स्ट्रेप्टोकोकस डुरन्स और स्ट्रेप्टोकोकस केसी और स्ट्रेप्टोकोकस बल्गेरिकस। ठीक है, तो फिर ये सभी बैक्टीरिया की आवश्यकता होती है हार्ड पनीर बनाने के लिए। ठीक है, तो फिर चीज़ वाला जो इम्पोर्टेंट है गाइस, कई बार जो है अलग से पनीर के प्रोडक्शन में यूज़ होने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए या उनका वर्णन कीजिए, ऐसे 5 नंबर के लिए भी अलग से आता है ना। तो फिर ये पनीर वाला जो है आप लोग अच्छे से याद रखेंगे, सॉफ्ट पनीर, सेमी सॉफ्ट पनीर और हार्ड पनीर, है ना। अब चलिए देखते हैं गाइस योगर्ट, जिसे हम श्रीखंड भी कहते हैं, है ना। इसको किस प्रकार से बनाया जाता है देखते हैं। मिल्क को गर्म कर जो है गाढ़ा बना लिया जाता है। ठीक है, ठंडा करने के बाद जो है उसमें लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस एवं स्ट्रेप्टोकोकस थ्रैम्बोफिलस को जो है निवेश किया जाता है, यानी कि इसको मिलाया जाता है ना। फिर इसको जो है 42 डिग्री सेल्सियस से 46 डिग्री सेल्सियस ऊष्मा पर जो है गर्म रखा जाता है, ताकि वह जो है स्कंदित हो जाए और वो जो है अर्ध तरल या जेली के रूप में बन जाए, है ना। योगर्ट आप लोग देखे होंगे वो जेली टाइप होता है ना, यानी कि अर्ध तरल होता है या जेली भी बोल सकते हैं, है ना। तो फिर उसको बनाने के लिए जो है दूध को गर्म किया जाता है, फिर उसको ठंडा करते हैं, फिर उसमें जो है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस या फिर स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस को जो है मिलाया जाता है। फिर उसके बाद जो इसको 42 से 46 डिग्री तक गर्म में रखा जाता है, ताकि जो दूध है गाइस उसका स्कंदन हो सके, है ना। वो जो है जब वो स्कंदित हो जाता है तो फिर वही जो है जेली का रूप ले लेता है और वही जो है श्रीखंड है। ठीक है, जो कि खाने में टेस्टी भी होता है, दुकान वगैरह में आता है, आप लोग खाए होंगे, है ना। आगे देखते हैं गाइस मक्खन। मक्खन को किस प्रकार से बनाया जाता है उसका प्रोसेस मैंने नहीं लिखा है, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, आप लोग लिख लेंगे, है ना। पहले जो है दूध को गर्म किया जाता है उसमें मलाई आने तक, है ना। उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है और जैसे कि पता है आप लोगों को, दूध को मतलब जमाने के लिए उसमें कुछ अन्य पदार्थ मिलाया जाता है ना। तो फिर वैसे ही इसमें भी मिलाया जाता है, जिसको हम जामुन वगैरह कहते हैं। और उसमें अलग से टेस्ट के लिए, अलग से उसमें स्मेल लाने के लिए मक्खन में इसमें मिलाया जाता है गाइस ल्यूकोनॉस्टॉक डेक्सीटानिकम और ल्यूकोनॉस्टॉक साइटोबोरिम। ये दोनों को जो है मिलाया जाता है मक्खन में एक्स्ट्रा क्या बोलते हैं सुगंध लाने के लिए, है ना। फिर जो है मक्खन को जो है अलग किया जाता है फेंट करके, है ना, जैसे कि आप लोगों को पता है। फिर जो बचता है गाइस पानी वाला उसको जो है हम छाछ कहते हैं और जो मिलता है हमें उसको जो है हम मक्खन कहते हैं। ठीक है, तो फिर इस प्रकार से मक्खन भी बनाया जाता है। और छाछ, जब मक्खन को अलग कर लिया जाता है तब जो बचता है पानी टाइप उसको जो है हम छाछ कहते हैं। तो फिर अलग से छाछ के बारे में भी जो है आप नीचे में लिख सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये हो गया गाइस हमारा दूध एवं उसके प्रोडक्ट्स। बहुत ही आसान है, आपको केवल नाम बस याद रखना है कि किसको बनाने में कौन सा यूज़ होता है। और पनीर वाला खास करके याद रखेंगे क्योंकि पनीर जो है इम्पॉर्टेंट है और उसको अलग से भी दे दिया जाता है। बाकी दही वगैरह कैसे बनाया जाता है आप अपने शब्दों में भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्योंकि ये सारा कुछ जो है हम देखते हुए आ रहे हैं ना कि कैसे बनाया जाता है, दही कैसे जमाया जाता है और छाछ कैसे बनाया जाता है। लेकिन आपको इंक्लूड करना है तो फिर बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया का नाम वगैरह। तो फिर चलिए गाइस, आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल हुआ है। अगर हुआ है तो फिर प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, दोस्तों में भी शेयर करेंगे ताकि उनका भी फ़ायदा हो। तो फिर चलिए गाइस, थैंक यू।